हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू चैप्टर 2 जिसका नाम है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब क्या है? देखें, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे बॉडी के अंदर ऐसे मैकेनिज़्म डेवलप किए हैं जो कि हमारे इंटरनल बॉडी का जो इन्वायरमेंट है उनको मेंटेन कर रहे होते हैं। उनमें से एक है होम्योस्टेसिस। आपकी किताब में कुछ मिसालें हैं जैसे कि एक है वाटर की क्वांटिटी, डिफरेंट सॉल्यूट, टेम्परेचर। इन सब को होम्योस्टेसिस क्या करता है? मेंटेन कर रहा होता है। होम्योस्टेसिस के कुछ मैकेनिज़्म हैं, उनमें से एक है ऑस्मोरेगुलेशन, और ये ऑस्मोरेगुलेशन एक मैकेनिज़्म है होम्योस्टेसिस का, और ये परफॉर्म कर रहा होता है किडनी। जैसे सपोज़ करें अगर इंक्रीज़ होता है हमारा वाटर की क्वांटिटी बॉडी के अंदर, तो ये ऑस्मोरेगुलेशन परफॉर्म करेगी किडनी, यानी कि होम्योस्टेसिस क्या करेगा? इस वाटर को मेंटेन करने की कोशिश करेगा। अब कैसे करेगा? ये करेगी किडनी, लेकिन हालांकि ये एक मैकेनिज़्म है होम्योस्टेसिस का ही। तो किडनी क्या करेगी? इसको एक्सक्रिएट आउट करेगी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, और यही किडनी वाटर सोल्यूट्स को भी मेंटेन कर रही होती हैं, और यही होम्योस्टेसिस क्या करता है? हमारे टेम्परेचर को भी मेंटेन कर रहा होता है। और हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, वो 37 सेल्सियस है। ये होम्योस्टेसिस इस टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा होता है। दूसरा भी आपके किताब में मिसाल है कि टेम्परेचर जो है ना, वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का टेम्परेचर वो तब्दील हो रहा होता है। आपने महसूस किया होगा कि मॉर्निंग के वक्त आपको इतना टेम्परेचर ज़्यादा महसूस नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो रहा होता है। लेकिन हमारे बॉडी के अंदर एंजाइम जो है वो सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर पे फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि ये ही होम्योस्टेसिस हैं जो कि हमारे इंटरनल बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रखता है, और इसी वजह से एंजाइम्स जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। ये बाकी भी हैं जैसे कि पीएच हैं, पीएच को भी मेंटेन रखता है, और भी चीज़ें हैं। नेक्स्ट जो है वो है एक आपका ये फ़्लो चार्ट है। होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पे मैंने नोट्स में डेफिनेशन भी बताई है कि ये क्या है। इट इज़ अ सेट ऑफ मेटाबॉलिज्म व्हिच मेंटेन इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स विद इन ए सुटेबल लिमिट्स इज़ कॉल्ड होम्योस्टेसिस। या फिर आसान ये भी कह सकते हो कि मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट इज़ कॉल्ड होम्योस्टेसिस। आसान ये है, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर या फिर इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट इज़ कॉल्ड होम्योस्टेसिस। देखें, अगर बोर्ड के अंदर पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है कि हाउ बॉडी मेंटेन होम्योस्टेसिस बाय फीडबैक मैकेनिज्म, तो आप ये फ़्लो चार्ट जो है ना ये लिखोगे। मैंने इसके नोट्स नहीं बनाए हैं, लेकिन ये आप चार्ट लिखोगे ये पूरा। देखें, अगर कंडीशन जो है ना उस कंडीशन के अंदर तब्दीली आती है तो क्या होता है? उस तब्दीली को हम स्टिमुलाई कहते हैं, और इन स्टिमुलाई को जो डिटेक्ट करता है वो है रिसेप्टर्स। यहाँ पे लिखा गया है कि फीडबैक, ये पूरा जो है ना ये फीडबैक है। सब पूरे फ्लो को हम फीडबैक कहेंगे। आपके वर्ड एक है पॉजिटिव फीडबैक और दूसरा है नेगेटिव फीडबैक। देखें, पॉजिटिव फीडबैक क्या है? देखें, एक आपने सुना होगा कि जब हीट स्ट्रोक होती है तो क्या है? टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। मतलब जितनी ज़्यादा हीट स्ट्रोक उतना ज़्यादा टेम्परेचर। मतलब एक चीज़ बढ़ने से दूसरी चीज़ बढ़ रही है, तो ये एक पॉजिटिव फीडबैक है। जैसे कि शुगर पेशेंट है, जितनी ज़्यादा मिठाई या फिर मीठे चीज़ें खाएगा उतना ज़्यादा शुगर लेवल इंक्रीज़ होगा, जितनी ज़्यादा खाएगा उतनी शुगर लेवल इंक्रीज़ होगा, तो ये भी पॉजिटिव फीडबैक है। नेगेटिव फीडबैक में क्या है कि हमारे बॉडी के अंदर एक ग्लैंड है पेनक्रियाज, वो इंसुलिन सीक्रेट कर रहा होता है, और ये इंसुलिन क्या करता है? ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम करता है। तो क्या है, शुगर का पेशेंट है, उसके अंदर बॉडी के अंदर जितना ज़्यादा इंसुलिन बनेगा उतना ब्लड का अंदर जो शुगर लेवल है वो डिक्रीज़ होगा। इंसुलिन सीक्रेट हुआ, शुगर लेवल कम हुआ, तो ये एक नेगेटिव फीडबैक है। तो क्या है? तब्दीली आई, इस तब्दीली को स्टिमुलाई कहते हैं, और इन स्टिमुलाई को जो रिसीव या डिटेक्ट करते हैं वो रिसेप्टर हैं। देन रिसेप्टर जो है कंट्रोल सेंटर यानी कि ब्रेन के पास मैसेज ले आते हैं, और ब्रेन जो है उस मैकेनिज़्म को करेक्ट करता है। जैसे कि सपोज़ करें आप अभी जहाँ पे बैठे हैं, अभी सपोज़ करें आपको गर्मी महसूस हो रही है, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गए हैं, तो क्या ये आपको कमांड देगा कि, और आप कोशिश करोगे ऐसी जगह जाने की जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा ना है और गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो मतलब उस मैकेनिज़्म को करेक्ट करेगा और उस कंडीशन को बैक टू नॉर्मल ले आएगा।
ये पूरा एक फ्लो चार्ट है। और नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एडप्टेशन ऑफ प्लांट फॉर डिफरेंट इंटरनल इन्वायरमेंट। अच्छा, इसका मतलब क्या है? देखें, अगर प्लांट के इंटरनल इन्वायरमेंट में तब्दीली आ जाती हैं, चेंजेस आ जाते हैं, तब प्लांट क्या अपने आप के अंदर एडॉप्ट करेगा, इसका मतलब यही है। तो उनमें से कुछ ऐसे मैकेनिज़्म हैं, होमियोस्टेसिस के एस्पेक्ट्स हैं, वो पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा यही टॉपिक है, यही अडेप्टेशन के अंदर यही आता है, मैकेनिज़्म या एस्पेक्ट्स ऑफ द होमियोस्टेसिस। अच्छा, 3 एस्पेक्ट्स हैं। एक है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब है कि सोल्यूट और वाटर का बैलेंस हमारे बॉडी के अंदर होना, इसको ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। इट इज़ द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल वाटर एंड साल्ट सोल्यूट बाय ऑस्मोसिस कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन, थर्म मीन्स हीट, रेगुलेशन यानी कि रेगुलेट, तो मतलब टेम्परेचर का बैलेंस होने को हम थर्मो रेगुलेशन कहते हैं। एक्सक्रिएशन क्या है? रिमूवल ऑफ द मेटाबॉलिक वेस्ट इज़ नॉन एक्सक्रिएशन। देखें, हमारे बॉडी के अंदर, सेल के अंदर मुख्तलिफ रिएक्शन हो रहे होते हैं, कोई चीज़ बन रही होती है, कोई चीज़ टूट रही होती है, और इन जो है ना कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शन को हम मेटाबॉलिक कहते हैं। सपोज़ करें आपके अंदर रेस्पिरेशन हो रहा है, इसमें क्या होता है? रेस्पिरेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन जो है वो फूड को तोड़ देता है, यानी कि रिएक्शन हो रहा है, और उनमें से हमें एनर्जी मिलेगी और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट भी मिल रहा होता है। तो इन वेस्ट प्रोडक्ट्स के रिमूवल को हम एक्सक्रिएशन कहते हैं। तो ये 3 एस्पेक्ट्स थे होमियोस्टेसिस के। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है एक्सक्रिएशन और स्टोरेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, ड्यूरिंग डे टाइम के अंदर प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म कर रहा होता है और प्लस में रेस्पिरेशन भी कर रहा होता है। दोनों ये डे टाइम में कर रहा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है कब? जब रेस्पिरेशन होती है, और यही कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस क्या करता है? इस्तेमाल कर देता है। लेकिन अगर अच्छा, हमें पता है कि फ़ोटोसिंथेसिस का जो रेट है ना, वो फ़ोटोसिंथेसिस का रेट ज़्यादा है, इसलिए फ़ोटोसिंथेसिस का रेट ज़्यादा होने की वजह से प्लांट जो है एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ले रहे होते हैं एयर में से, और एक्स्ट्रा जो है ऑक्सीजन रिलीज़ कर रहे होते हैं थ्रू द स्टोमेटा। चौथी जो पॉइंट है वो है कि एट नाइट ड्यूरिंग नाइट प्लांट जो है सिर्फ रेस्पिरेशन परफॉर्म कर रहा होता है और प्रोड्यूस करता है सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि रिमूव होती हैं डिफ्यूजन की मदद से। देखें, थर्ड जो पॉइंट है ना, इसका मतलब यही है, फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रही है, तो रेस्पिरेशन के दौरान भी कार्बन डाइऑक्साइड तो बन रहा है। तो प्लांट क्यों कार्बन डाइऑक्साइड हवा में से ले रहा है, इन्वायरमेंट में क्यों ले रहा है? हालांकि उनके अंदर भी रेस्पिरेशन के ज़रिए बन रहे तो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड तो बन रही है, लेकिन रेट ऑफ जो है ना फोटोसिंथेसिस वो हायर होता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रहा होता है, इसलिए उसको ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की नीड होती है। रेस्पिरेशन का जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है वो भी ले लेता है, लेकिन उसे और भी चाहिए, तो इस वजह से वो एक्स्ट्रा जो है कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा होता है वाटर इन्वायरमेंट से। तो ये थर्ड और फोर्थ पॉइंट की मतलब यही पॉइंट है, थर्ड और फोर्थ पॉइंट का मतलब यही है। और ग्रीन पार्ट जो है वो एक्सचेंज करते हैं, गैसेस जो एक्सचेंज करते हैं वो स्टोमेटा के ज़रिए करते हैं, और जो नॉन ग्रीन है पार्ट हैं वो गैस एक्सचेंज कैसे करते हैं? वो बॉडी सरफेस, जैसे कि हम ऊपर पढ़ के आए हैं कि जो फोर्थ पॉइंट के अंदर है, कार्बन डाइऑक्साइड नाइट के दौरान परफॉर्म कर रहा होता है प्लांट रेस्पिरेशन, और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करता है डिफ्यूजन के थ्रू। तो नॉन ग्रीन प्लांट भी क्या करते हैं? नॉन ग्रीन प्लांट के जो पार्ट हैं वो भी गैस को एक्सचेंज कर रहे होते हैं बॉडी सरफेस से, और इस मैकेनिज़्म को या फिर इस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते हैं।